बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स की ऑनलाइन क्लास में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा पहला लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा जिसमें हम किताब का तारुफ़ करेंगे, कितने चैप्टर्स हैं, किस तरतीब से हैं, और साथ ही हम पहले चैप्टर का आगाज़ करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, चैप्टर नंबर 12। पहले 11 चैप्टर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे और यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली उन चार्जेस के बारे में है जो रेस्ट पर हैं, और रेस्ट पर होने के बावजूद उनके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं उनकी वजह से जो दूसरा चार्ज फोर्स फील करता है और एनर्जी रखता है, वर्क करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा स्टोर्ड चार्जेस जो होते हैं कैपेसिटर में इस्तेमाल होते हैं, और आपको पता है कि कैपेसिटर जो है हमारी डेली लाइफ में कितना अहम रोल प्ले करता है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। तो इस चैप्टर में हम स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, उनकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे। चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16 ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स से रिलेटेड है। इसमें हम मूविंग चार्जेस के बारे में देखेंगे, यानी जो चार्जेस मूव करते हैं तो कौन कौन से फिनोमिनन देखने को मिलते हैं, वो हम 13, 14, 15, 16 चैप्टर्स के अंदर देखेंगे। और ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, यानी इलेक्ट्रोडायनामिक्स फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम उन चार्जेस को स्टडी करते हैं जो मोशन में हैं। चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है, यानी करंट का किसी सर्किट में फ़्लो करना या चार्जेस का फ़्लो करना, उससे कैसे एनर्जी दे के आपने चार्जेस को फ़्लो कराना है, और चार्जेस की एनर्जी को आप कैसे यूज़ करते हैं सर्किट के अंदर, और सर्किट्स में किन रूल्स के मुताबिक आप करंट को डिस्कस करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म है, जिसमें मूविंग चार्जेस के मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बात करते हैं हम। तो जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है या हमारे पास और रोटेशन वाली जितनी भी मशीनरी मौजूद है, जिस तरह ग्राइंडर है, जूसर है, पानी की मोटर है, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के फिनोमेना को देखकर बनाए गए हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की मदद से देखेंगे कि किस तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें स्टडी करेंगे, जिस तरह एसी जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, जो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल्स को देखकर बनाए गए हैं। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट जो हम बिजली घरों में इस्तेमाल करते हैं मेन पावर लाइन से, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं, और किस तरह से उनमें वेरिएशंस आती हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 17 फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड्स है, जिसमें हम सॉलिड्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, यानी ज़ाहिरी हालतें उनकी जो हैं, उन पर लगने वाली फोर्सेस उनको स्टडी करेंगे कि जब फोर्स लगती है तो वो किस तरह अपनी शक्ल बदलते हैं और एनर्जी स्टोर करते हैं। उनमें डिफ़ॉर्मेशन आती है, परमानेंट डिफ़ॉर्मेशन आती है, आर्जी डिफ़ॉर्मेशन आती है। ये सारी बातें हम फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड्स में पढ़ेंगे, और साथ ही सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर 18 हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का है। इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होने वाले डायोड, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर्स और ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, इनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये जो कंपोनेंट्स हैं इनमें क्या क्या फिनोमेना होता है, और ये हमें किस तरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर हेल्प करते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में।
उसके बाद डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स है। मॉडर्न फिज़िक्स हमारे पास एक न्यूटन की फ़िज़िक्स है जो 1900 से पहले पहले है, जबकि 1900 की दिहाई के बाद हमारे पास कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिनमें क्लासिकल फ़िज़िक्स उनको एक्सप्लेन करने में नाकाम रही, और उनको डिस्कस करने के लिए मॉडर्न फिज़िक्स को यूज़ करते हैं हम। तो इसको आप आइंस्टाइन की फ़िज़िक्स भी कहते हैं। तो हम चैप्टर नंबर 19 में मॉडर्न फिज़िक्स को स्टडी करेंगे, डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। चैप्टर नंबर 20 हमारा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसमें हम एटम के स्ट्रक्चर को देखेंगे और साथ ही हम बोहर एटॉमिक मॉडल की मदद से एटम को डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में हम एटम्स से निकलने वाली रेडिएशंस को देखेंगे कि किस तरह से कोई रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं एटम में या एमिट होती हैं, जिनकी मदद से हम एटम के स्ट्रक्चर को जान सकते हैं। स्पेक्ट्रोमीट्री का फिनोमेना हम देखेंगे यहाँ पर, और साथ ही हम एक्सरेज और लेज़र्स को भी डिस्कस करेंगे। आखिरी चैप्टर न्यूक्लियर फिज़िक्स है, जो न्यूक्लियस के बारे में है। न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास पार्टिकल्स मौजूद हैं और किस तरह से न्यूक्लियस से रेडिएशंस एमिट होती हैं, न्यूक्लियस कैसे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, उन रेडिएशंस को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, उनकी एनर्जी को यूज़फुल पर्पस के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं और उनके नुकसानात क्या हैं। तो इस चैप्टर में हम न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन को भी देखेंगे, और साथ ही हम देखेंगे कि रेडिएशंस को किस तरह से हम इंडस्ट्रियल लेवल पर, एग्रीकल्चर में और मुख्तलिफ़ जगहों पर मेडिसिन्स में या मेडिकल पर्पज़ के लिए या किसी बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली दो अल्फाज का मजमूआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट, यानी उन चार्जेस को स्टडी करेंगे जो रेस्ट पर होंगे। तो इसको हम इस तरह कहेंगे कि द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमें मालूम है कि चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, या आप बेसिक लेवल पर जाएं तो कोई इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, उनकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इन पार्टिकल्स पर चार्ज क्यों है, इसकी वजह अभी तक हम नहीं जान सके, लेकिन जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मैस रखते हैं, उसी तरह एक और चीज़ रखते हैं जिसे हम चार्ज कहते हैं। जिस तरह चार्ज मैस कंजर्व रहता है, उसी तरह ऑब्जेक्ट्स के चार्जेस भी या ओवरऑल चार्ज भी कंजर्व रहता है। चार्जेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। अब हम देखते हैं कि कूलम्स लॉ क्या है। तो फिज़िक्स की कोई भी ब्रांच जब स्टार्ट होती है तो उसकी बुनियाद किसी थ्योरी या किसी लॉ पर रखी जाती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो बेसिक लॉ है वो कूलम्स लॉ है, जो दो चार्जेस के इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करता है कि अगर दो चार्जेस एक दूसरे के पास पड़े हों तो कौन से फिनोमेनन होते हैं। यानी सबसे पहली चीज़ जो हमने ऑब्ज़र्व की, हमने ये कहा कि दो चार्जेस जब एक दूसरे के करीब पड़े हों, अगर वो लाइक चार्जेस होंगे, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे तो ये किसी फोर्स के साथ करेंगे। तो उस फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम कूलम्स लॉ का सहारा लेते हैं। तो चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी यूनिट कूलम होती है। और यहाँ पर दो चार्जेस हैं, लेट अस सपोज ये ऊपर आप देख सकते हैं Q1 Q2, इनका आपस में इंट्रैक्शन शो किया गया है, और Q1 और -Q इनका आपस में शो किया गया है। ये चार्जेस R फासले पर पड़े हैं, यानी इन दोनों के दरमियान भी फासला R है और इन दोनों के दरमियान भी फासला R है। तो
अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद ए फोर्स, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे विद ए फोर्स। तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि ये जो फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस है। यानी जो पहले चार्ज का चार्ज है और जो दूसरे पार्टिकल का चार्ज है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से जितना बड़ा आंसर आएगा, ये फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। और अगर इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर कम आएगा तो फोर्स कम होगी। इसी तरह इनके दरमियान अगर फासला ज़्यादा होगा तो ये चार्जेस की आपस में फोर्सेस कम होंगी, और अगर चार्जेस करीब पड़े होंगे तो एक दूसरे पर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे। और ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली रिलेट करती है, सिंगल पावर से इन्वर्सली रिलेट नहीं करती। सिंगल पावर से इन्वर्सली रिलेट करने का मतलब ये है कि अगर आप डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्स आधी रह जाएगी, और स्क्वायर के साथ इन्वर्सली रिलेट करने से मुराद ये है कि अगर आप फासले को डबल करेंगे तो फोर्स डबल का स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज़ होगी, यानी 4 टाइम्स डिक्रीज़ करेगी। तो इस लॉ को हम इस तरह पढ़ेंगे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी इनके फासले के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली रिलेट करती है। अच्छा, अब हमारे पास अगर दो चार्जेस Q1 Q2 हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस R है, तो यानी मैथमेटिकली आप इस फोर्स को ऐसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये ऊपर प्रोडक्ट शो किया गया है, फोर्स इनके डायरेक्टली रिलेट करती है, और ये नीचे स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है और इसके साथ फोर्स इन्वर्सली रिलेट करती है, जबकि ये K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसको आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, जबकि एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाती है, और इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। जबकि जो कांस्टेंट K है, इस K की वैल्यू, इस K कांस्टेंट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। तो अगले हिस्से में हम वेक्टर फॉर्म देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम एक पोजीशन वेक्टर R लेते हैं जो Q1 से Q2 की तरफ है, तो हमारी फोर्स जो है वो डेफिनेटली इसी लाइन के ऊपर होगी कि जब ये रिपेल करेंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे के अवे मूव करेंगे, ये एक दूसरे के अवे जाएंगे। ये Q1 Q2 को इस डायरेक्शन में R यूनिट वेक्टर के साथ साथ इसी की डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तो हमारी फोर्स R यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में ही आएगी। तो उसको हम लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। यहाँ पर F वेक्टर होगा। तो इक्वालिटी ये बता रही है कि R यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन में होगा, फोर्स उसी डायरेक्शन में होगी। ये इक्वालिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड्स के दरमियान नहीं होती बल्कि डायरेक्शंस को भी एक्सप्लेन करती है। अगर यहाँ पे माइनस साइन आ जाता इक्वालिटी के बाद, तो हम ये कहते हैं कि F और R अपोजिटली डायरेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ रहा है, जिसका मतलब है कि ये जो आपके पास फोर्स है ये R यूनिट वेक्टर के साथ साथ एक्ट करती है। उसके बाद एक और चीज़ जो हम देखते हैं कि ये कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, यानी Q1 Q2 पर जितनी फोर्स लगाएगा उसको हम F12 कहते हैं, और Q2 Q1 पर जितनी फोर्स लगाएगा उसको हम F21 कहते हैं। तो ये फोर्सेस म्यूचुअल फोर्सेस हैं, यानी ये बराबर फोर्सेस हैं और ये ऑपोजिटली डायरेक्टेड होती हैं। It means that if a charge Q1 exerts force on charge Q2, Q2 also exerts an equal and opposite force on Q1 such that F12 and F12
इज इक्वल टू माइनस F21। यानी यहाँ पर अब माइनस साइन आया है, जिससे मुराद ये है कि इक्वालिटी ये कह रही है कि F12 और F21 मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं, लेकिन माइनस साइन ये बता रहा है कि ये F12 और F21 डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं। तो डेफिनेटली हम वैसे भी देख सकते हैं कि अगर Q1 Q2 को इस तरफ रिपेल करता है तो Q2 Q1 को ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करता है, तो ये फोर्सेस ऑपोजिटली डायरेक्टेड होंगी। तो इस चीज़ को हम प्रूव करते हैं मैथमेटिकली कि हम ये कहते हैं कि एक यूनिट वेक्टर है R12 हम इस डायरेक्शन को लेते हैं, ये R यहाँ पे शो किया है, हम इसको R12 कह देते हैं कि ये R12 है, इस तरफ है, जबकि R21 जो है ये F21 की डायरेक्शन में है, इसके ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। तो F12 R12 डायरेक्शन में है और F21 R21 डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों चार्जेस पर लगने वाली फोर्सेस को लिखें तो जो पहले चार्ज पर लग रही है फोर्स F21 उसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K की जगह पर हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है इस दफ़ा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर, क्योंकि F21 इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन को हम R21 यूनिट वेक्टर कहते हैं। सिमिलरली F12 को आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। अब देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड्स दोनों में सेम है, लेकिन यूनिट वेक्टर्स का फ़र्क है। R12 यूनिट वेक्टर इस तरफ है जबकि R21 यूनिट वेक्टर इस तरफ है। तो अब हम यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। हमें मालूम है कि यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो हम ये कह सकते हैं दैट R21 इज़ इक्वल टू माइनस R12। ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम हैं, लेकिन माइनस साइन ये बता रहा है कि डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं। तो अब हम एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि हम इक्वेशन 1 में ये जो R21 आपको नज़र आ रहा है, ये R21, इसकी जगह पर हम माइनस R12 पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में हमने R21 की जगह पर माइनस R12 पुट कर दिया है, और इससे जब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि तो अब हम ये माइनस R12 यूनिट वेक्टर जो है इस वैल्यू को इधर पुट, या R21 की जगह पर आप माइनस R12 यूनिट वेक्टर पुट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 1 में जो R21 यूनिट वेक्टर आ रहा है इसकी जगह पर आप माइनस R21 पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R12 यूनिट वेक्टर। तो ये हमने आखिरी इक्वेशन में पुट कर दिया है। F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर माइनस R12 यूनिट वेक्टर। तो अब हम माइनस को ब्रैकेट से बाहर ले आए हैं। नेक्स्ट स्टेप में माइनस यहाँ पर बाहर आ जाने से ये जो बाकी रिमेनिंग चीज़ है ये आप देख सकते हैं इक्वेशन 2 में कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर, ये माइनस के अलावा बाकी सारी चीज़ वही है। तो अब माइनस से हट कर ये जो आपके पास टर्म गिवन है इसमें आप इक्वेशन 2 में टूज़ की मदद से F12 इस सारी की जगह पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो आपको F21 इज़ इक्वल टू माइनस F12 मिलेगा। इसका मतलब है कि F21 यानी पहले चार्ज पर दूसरा चार्ज जो फोर्स लगा रहा है वो बराबर है उस फोर्स के F12 यानी जो दूसरे चार्ज पर पहला चार्ज लगा रहा है, मगर माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन होंगी। उसके बाद इसका आखिरी पॉइंट देखते हैं कि
effect of dielectric medium on electrical force when it is placed between two charges. डाइलेक्ट्रिक किसी ऐसे मीडियम को कहते हैं जिसके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स एटम को नहीं छोड़ सकते, और अगर आप उनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो पॉजिटिव न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन्स का इफ़ेक्ट सेपरेट हो जाता है, यानी थोड़े से फासले पर बिहेव करना शुरू कर देते हैं। यानी पोलराइज होने का मतलब ये है कि उसमें डायपोल्स बन जाते हैं और पॉजिटिव साइड एक तरफ हो जाती है और नेगेटिव साइड दूसरी तरफ हो जाती है। ये टॉपिक हम कैपेसिटर्स के साथ इसी चैप्टर में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो पोलराइजेशन के इफ़ेक्ट की वजह से दोनों चार्जेस का इंटरेक्शन कम हो जाता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसुलेटर हो, उसको जब आप प्लेस करते हैं दो चार्जेस के दरमियान तो उसको आप डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ये आपको फिगर में शो किया गया है कि दो चार्जेस के दरमियान में जब डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया है तो ये पोलराइज होता है इस तरह से कि दोनों चार्जेस के साथ होने वाला पे लगने वाली फोर्स का नेट इफ़ेक्ट डिक्रीज़ कर जाता है। तो जब नेट इफ़ेक्ट डिक्रीज़ करता है तो हम हर डाइलेक्ट्रिक के लिए एक कांस्टेंट की वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, एक वैल्यू यूज़ करते हैं जिसे आप रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, और इसको एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है। रिलेटिव चीज़ें वो होती हैं जो किसी चीज़ के साथ मवाजना करके निकाली जाती हैं। यानी अब ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 रख ली गई है, और बाकी तमाम चीज़ें जैसे पानी, केरोसिन ऑयल, पेपर, वुड, हर चीज़ के लिए इसकी वैल्यू वैक्यूम के साथ कंपैरिजन करके निकाली गई है। यानी चार्जेस का मैक्सिमम इंटरेक्शन वैक्यूम में होगा और उसके बाद उसका थोड़ा डिक्रीज़ थोड़ा पहले से कम इंटरेक्शन एयर में होगा। और इसी तरह जितना ज़्यादा पोलराइजेशन का इफ़ेक्ट किसी मटेरियल में होगा, ये इफ़ेक्ट बढ़ने से फोर्स का एक दूसरे पर लगने वाली फ़ोर्स डिक्रीज़ करती जाएगी बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर, by factor epsilon r. If dielectric medium having relative permittivity epsilon r is placed between 2 point charges, then electrical force will reduce by epsilon r times. तो अब जो रिलेशन हो जाएगा हमारा कूलम्स लॉ का, उसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आएगा उसी के साथ हमने एप्सिलॉन आर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नीचे आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इस वजह से हम एप्सिलॉन नॉट के साथ जब एप्सिलॉन आर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से बड़ी है। जब ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो अब नेट फोर्स इस वजह से डिक्रीज़ कर जाएगी। तो क्योंकि 1 से बड़ी चीज़ जब ये ओवरऑल चीज़ के साथ डिवाइड होगी तो ओवरऑल रिज़ल्ट को कम कर देगी। तो कल हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टॉपिक के साथ दोबारा आगाज़ करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप सुबह 9 बजे से 12 बजे तक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कर सकते हैं। जो कमेंट सेक्शन है वो 9 से 12 तक ओपन होगा और 9 से पहले और 12 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। शुक्रिया।